हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स हमेशा आपके लिए जो लेकर आता है वो है 100% फ्री एजुकेशन। यहाँ हम 99.9 भी नहीं बोल रहे, क्योंकि हम एक्चुअल में आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आते हैं आप अगर, तो आपको कोई भी पेमेंट, कोई कूपन, कोई पैकेज कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ यहाँ समस्याओं को लेकर आना है और समाधान लेके जाना है। सिर्फ आपकी पढ़ाई संबंधी, आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट में आपको कहीं कोई परेशानी है, आप यहाँ पर आकर अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अपना आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स अवेलेबल हैं। इवन हम सारे पैटर्न्स भी आपके लिए क्लियर करते हैं। जितने भी पैटर्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी कुछ आपको बताया जाता है। तो ये सभी कुछ जहां हम आपको फ्री दे रहे हैं, ये सभी आपको वीडियो देखने को जो मिलते हैं ये है यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। आप कहीं से भी देखें, हर जगह आपके लिए ये फ्री है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो ये टोटली अरेंज्ड मिलेंगे। यानी कि जैसे कि हम बुक में देखते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ एक के बाद एक अरेंज रहती है। हमें बुक ओपन करते हैं, हर चीज़ हमें पता है कि ये यहाँ पर मिलेगी, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसी तरीके से हमारे, आप अगर वेबसाइट पे और ऐप पे भी आएंगे तो सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज सब कुछ अरेंज मिलेंगी टोटली। तो आपको भी एक टॉपिक देखने के बाद दूसरे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपके जैसे कोई आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, या सीबीएसई के द्वारा कोई भी चेंजेस किए गए हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हम टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। सारे ही पैटर्न्स में सैम्पल पेपर्स हों चाहे पीवाईक्यूज़ हों, सभी कुछ लेकर आते हैं। तो जहाँ पर आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो उसके साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई का लाभ उठाते रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की बुक है हमारी क्षितिज भाग 1, उसके काव्य खंड अध्याय का 12वां अध्याय है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता है, पूरी रूप से मानवीयकरण अलंकार से भरी हुई है। अब इतना सब मैंने बता दिया तो अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। क्लास 9th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। ये कोर्स आप डिसाइड नहीं करते कि आप जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं ये वहाँ की तरफ से आपको दिया जाता है कि आपके यहाँ स्कूल में कोर्स ए चल रहा है या कोर्स बी। अगर आपके पास कोर्स ए चल रहा है तो आपकी बुक रहेगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये दो बुक्स चलती हैं। अगर आपके पास कोर्स बी है तो आपकी बुक रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये तो मैम हमारे सिलेबस का नहीं है। तो सिलेबस का ना होने का कारण ये है, पहले आप अपना कोर्स देखिए और उसी के हिसाब से बुक देखिए और वैसे ही वीडियोस को देखिए। अब आ जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि बुक है हमारी कोर्स ए की क्षितिज भाग 1, ये हिंदी की हमारी मेन पुस्तक है। ये दो खंडों में विभक्त है, हमारी काव्य खंड और गद्य खंड। तो अभी तक हम गद्य खंड पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने क्या देखा था, हमारी कहानी है, निबंध हैं, आपके एकांकी रहते हैं, साथ ही साथ आपके यात्रा वृत्तांत रहते हैं, संस्मरण रहते हैं, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं गद्य विधा में, जो हमने सब गद्य खंड में पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड में क्या क्या आता है, हमारी साखी हैं, सबद हैं, सेवैयाँ हैं, दोहे हैं, कविताएं हैं, गज़ल होती हैं, गीत होती हैं, चौपाइयाँ होती हैं, छंद होते हैं। ये सभी कुछ हम किस में पढ़ते हैं, हम काव्य खंड में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्षितिज बुक का 12वां अध्याय है मेघ आए। तो मेघ आए बड़े बन ठन के सज के संवर के, तो ये कविता है। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है, जो पूर्ण रूप से हम देखेंगे तो मानवीयकरण अलंकार से भरी है। मानवीयकरण मतलब प्रकृति की सारे उपादानों को मानवीय उपादानों से जो है वो कंपेयर किया गया है। तो जहाँ मानव से कंपेयर करते हैं वहाँ पर हमेशा हर जगह क्या रहता है, मानवीयकरण अलंकार। तो इस कविता को हमने लाइन बाइज लाइन अर्थ समझा है, इनके व्याख्या को किया है। तो यानी कि हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम। फिर हमने बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस और एक्सरसाइज दिए थे उन्हें कंप्लीट किए थे। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया है, यानी कि हमने पूरा चैप्टर फिर से समझा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जो हमारी एनसीईआरटी बुक से अलग हट के थे मगर इसी चैप्टर से संबंधित थे, वो कंप्लीट किया। फिर हमने एमसीक्यूज किए इस चैप्टर के, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे संपूर्ण पाठ के किए। अब जो हम कर रहे हैं वो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, एनसीईआरटी से अलग हटके हैं मगर इस पार्ट से संबंधित हैं और पिछले कुछ सालों में आपसे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इनको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहे हैं। ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सब्जेक्टिव है, यानी कि क्वेश्चन लिखना है और आपको पूरा वर्णनात्मक इसका आंसर डिटेल में देना है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहे हैं आपके, ये दो तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है काव्यांश आधारित, क्योंकि ये काव्य हम सेक्शन पढ़ा रहे हैं इसलिए काव्यांश आधारित रहता है। काव्यांश आधारित रहेगा यानी कि हमारी इस कविता का कुछ अंश दे दिया जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव बेस्ड भी। तो एमसीक्यूज बेस्ड वाले हमने एमसीक्यूज वीडियो में आपको करा दिए हैं। अब हम यहाँ पर कराएंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न। अब ये जो काव्यांश आधारित वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं ये हमारे सामने दो तरीके से आते हैं, एक रहता है अति लघु और एक रहता है लघु उत्तरीय। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अति लघु है कौन सा लघु है? तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा काव्यांश आधारित, तो उसके साथ मार्किंग दी रहती है कि इस क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है वो अति लघु उत्तरीय है। तो अति लघु का आपको जो भी आंसर देना है वो 20 से 25 शब्द के अंदर दे दोगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो लघु उत्तरीय है, जिसको आपको 30 से 35 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। ये आपको करना है। लेकिन जो हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न करेंगे ना, उसकी मार्किंग अलग रहती है और उसके जो क्या कहते हैं वर्ड लिमिट्स रहती हैं अलग रहती है। ये हम सिर्फ काव्यांश आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, रखिएगा। तो दूसरा पैटर्न संपूर्ण पाठ आधारित भी हम कराएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो है काव्यांश आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हैं जो अति लघु और लघु उत्तरीय है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्यांश पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नों को। तो पहला काव्यांश है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चलिए, ये दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँवों में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो देखिए कितना अच्छा, पहले जो इसमें लिखा हुआ है वो बताऊंगी और उसके पीछे के अर्थ को भी बताऊंगी। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, अब क्या है, साल भर बाद जो है वो बादल आ रहे हैं, बारिश के बादल आ रहे हैं काले काले, और वो तो उनको क्या बोला गया है, वो बहुत बन सवर के और बन ठन के आए हैं। अब बादल देखिए प्रकृति है और बनने ठनने का काम मानवों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर उनको कैसा बताया गया, वो जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा काम है, मानवों द्वारा संपन्न करना, इसीलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो बादल जो हैं वो बहुत ही बन सन के सवर के आए हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब क्या है, मेघ को इस पूरी कविता में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, आपका पाहुन। पाहुन का मतलब क्या होता है, पाहुन का मतलब होता है जो दामाद आते हैं, यानी कि लड़की का जो हस्बैंड होता है जब वो अपनी ससुराल आता है तो वो यानी कि घर का जो दामाद है वो आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये पाहुन है ये किसकी तरह इनको बताया गया है, वो मेघ बताए गए। मेघ मतलब बादलों को बताया गया है। अब मेघ क्या है, वो दामाद की भांति आ रहे हैं। तो जब दामाद आते हैं किसी भी गांव में या घर में आते हैं तो उससे पहले पहले तो थोड़े से बच्चे जो हैं वो उछलते कूदते उनके चलते हैं कि घर में दामाद आए। तो वही चीज़ जब बादल आते हैं तो उससे पहले हवा चलती है, जब हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, बयार बोलते हैं। तो जिस तरह आगे नाचती गाती बयार चली, यानी कि जैसे कि दामाद के आगे कुछ बच्चे चल रहे हैं उनको बयार यानी कि अब हवा को बोला गया है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब चूंकि 1 साल बाद बादल आ रहे हैं, मौसम वातावरण इतना सुखद हो रहा है क्योंकि गर्मी के बाद बारिश आती है, तो अब क्या उसको देखने के लिए हर घर के खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं। जिस तरीके से जब घर में किसी पड़ोस में दामाद आते हैं तो उसको देखने के लिए आसपास की जो स्त्रियां होती हैं वो अपने घर दरवाजे पर आ जाती हैं उस दामाद को देखने के लिए, इसलिए खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। जिस तरीके से बादल को देखने के लिए लोग अपने घर के बाहर आ रहे हैं खिड़की दरवाजे खोल के। पाहुन जो आए हों गाँव के शहर में, ऐसे जैसे कि बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे कि शहर के दामाद गाँव में आए हों।
मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, यानी कि बादल आ रहे हैं बहुत सज धज के और संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब जब हवा चलती है तो क्या होता है आप बताओ। पेड़ ऐसे करके, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं कैसे लगते हैं, ऐसे झुकने लगते हैं, फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं, यही होता है ना। तो जब पेड़ झुक झांकने लगे, आप पेड़ हवा चली तो झुक गए और फिर उसके बाद फिर उठ जाते हैं, तो जैसे लगता है कोई उचक के ऐसे देख रहा हो ना, ऐसे करके अपना उचक के जो है पंजों के बल खड़ा हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि दामाद को देखने के लिए कभी कोई झुक रहा है, कभी उचक कर देख रहा है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जैसे ही आंधी चली तो जैसे लग रहा है कोई जो लड़की है, कोई स्त्री जो है वो अपना घाघरा यानी कि जो लहंगा होता है उसको उठाकर भाग रही है। अब क्यों ऐसा बोला गया, हवा जो चलती है वो ऐसे गोल गोल चलती है, देखा है छोटे छोटे से भवंडे टाइप के उठते हैं, तो उसी को क्या बताया गया, जैसे लग रहा है कि वो घाघरा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब क्या है, जब हवा चलती है तो जो नदी का पानी होता है वो आप देखो एक तरीके से हवा से की बल पे सरकने लगता है, सरकता है ना। तो उसी को दिखाया कि उन्होंने कि जो हवा चल रही है उसके कारण नदी ठिठक रही है ना, नदी ठिठकी। तो जैसे लग रहा है घर की जो स्त्री है, जो नायिका है, वो अपने आए हुए पति को देखकर, क्योंकि उसको लेने आए हैं मेघ जो दामाद है, तो नदी जो है वो नायिका के रूप में दिखाई गई है कि अब वो बहुत ही शर्मा रही है और अपने पति को घूंघट उठा कर देख रही है, घूंघट सर के, यानी कि घूंघट उठाकर वो देख रही है। इस तरीके से नदी प्रतीत हो रही है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, यानी कि बादल जो हैं वो बहुत बनठन के सवर के आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये काव्य अंश हो गया। अब इस पर पूछे गए प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, मेघ के आने की सूचना कौन कैसे दे रहा है। कौन दे रहा है, उसके आगे चलती हुई हवा, यानी कि जिसको बोला गया है बयार, वो मेघ के आने की सूचना, क्योंकि बादलों के साथ हवा आती है पहले, तो वो सूचना दे रही है। गांव में मेघों के आने की सूचना बयार अर्थात हवा दे रही है। वह मेघों के आगे आगे नाचती गाती चल रही है और सभी को मेघों के आने की सूचना दे रही है कि मेघ आ गए हैं। क्योंकि बादल आते हैं भाई, इतनी गर्मी के मौसम के बाद जब बादल आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जो बादलों के साथ है थोड़ा गर्म थोड़ी ठंडी हवा मिक्स होकर आती है, तो वो बताते हैं कि हाँ बादल आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बादलों का स्वागत कौन किस तरह कर रहा है। बादलों का स्वागत कौन कर रहा है आने के लिए, वो जो है ना गांव के सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने बोला ना खिड़की खुली दरवाजे खुले, दरवाजे खिड़कियां खुल गई ना, यानी कि वो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। गांव के सारे लोग बादलों का स्वागत कर रहे हैं। बादलों के आने की सूचना मिलते ही गांव के सभी खिड़की दरवाजे खुलने लगे और लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ने लगे। गांव का बूढ़ा पीपल बुजुर्ग व्यक्ति की तरह आगे बढ़कर मेघों का स्वागत कर रहा है। भाई ये जो लाइन है गांव का बूढ़ा पीपल, ये इस काव्यांश में नहीं था लेकिन कविता में है कि सबसे पहले आते हैं ना, जब घर में कोई दामाद आता है तो घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उनका स्वागत करते हैं। उसी तरह गांव के बाहर बहुत ही बुजुर्ग सा पीपल का पेड़ है जो सबसे पहले इन बादलों का स्वागत करता है, तो ये कर रहा है। तो समझे, गांव के सभी लोग खिड़की दरवाजे खोल के उनका स्वागत कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, बादलों के आने से आंधी और नदी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, आंधी पर और नदी पर। बादलों के आने से आंधी तेज गति से चलने लगी, बहुत तेज चलती, जिसके कारण धूल ग्रामीण स्थितियों की भांति भागती हुई सी प्रतीत होती है। क्योंकि धूल बहुत तेजी से उड़ती है तो जैसे लगता है वो घाघरा उठाकर भाग रही है। नदी ठिठक कर रुक गई है और तिरछी नजरों से मेहमान यानी मेघ को देख रही है। क्योंकि वो बादल हवा से जो पानी सरकता है तो जैसे लगता है ना वो एक तरफ से घूंघट सरकार के और तब वो बादलों को देख रही है। अब सेम जो हमारे सामने भी काव्यांश था उस पर 3 प्रश्न और प्रस्तुत है। क्या है, मेघ कैसे कैसे आ रहे हैं और कविता में मेघों को किसके समान बताया गया है। अब के मेघ कैसे आ रहे हैं, वो बन ठन के बहुत ही ज्यादा सज सवर कर आ रहे हैं। और कविता में मेघों को कैसे बताया गया, पाहुन यानी दामाद की भांति बताया गया है।
मेघ पूरी तरह से बन-ठन कर अर्थात सज सवर कर आ रहे हैं, मानो कोई शहरी प्रवासी गांव में मेहमान बनकर आया हो। प्रस्तुत कविता में मेघों को मेहमान के समान बताया गया है। तो यहाँ पाहुन का मतलब मेहमान भी होता है और दामाद भी होता है, तो दोनों ही आप दे सकते हो, मगर अगर एक प्रश्न में आपने दामाद दे दिया है तो आगे तक आप वो दामाद कहोगे, नहीं अगर मेहमान कह दिया है तो मेहमान कहते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, मेघ आए रचना में हवा क्या करती हुई वर्णित है और इसका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। अब हवा क्या है, वो नाचती गाती बयार चली, यानी कि आगे वो बहुत उछलती कूदती, हल्की कभी तेज कभी कम जो है इस तरीके से हवा चल रही है, जो मेघों के आने की सूचना दे रही है। मेघ आए कविता में हवा नाचती गाती तथा मेघ रूपी मेहमान के आगे आगे चलती हुई वर्णित है, कि बादलों के आगे आगे चल रही है। इसका वातावरण पे ये प्रभाव पड़ा है कि हवा के तेज चलने के कारण पेड़ कभी झुक जाते हैं, कभी ऊंचे उठ जाते हैं। होता है ना, हवा चली तो ऐसे करके पेड़ झुकते भी हैं, फिर उसके बाद उठ जाते हैं, फिर झुकते हैं, फिर उठते हैं। तो आंधी चलने पर धूल घाघरा उठाकर भागती हुई सी प्रतीत होती है, नदी की लहरें उठने गिरने लगती हैं। तो कैसे बताया गया, पेड़ झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, नदी ठिठक रही है और साथ ही साथ धूल चल रही है, आंधी आने से जैसे लग रहा है वो घाघरा उठाकर भाग रही है। तीसरा प्रश्न है, मेघों के आने से पेड़ क्या करने लगते हैं। पेड़ क्या करने लगते हैं, झुकते हैं, उठते हैं। तो जैसे लग रहा है वो गर्दन झुकाकर स्वागत कर रहे हैं या उचक उचक कर उनको देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, मेघों के आने पर पेड़ कभी झुककर कभी ऊपर की तरफ उठकर उन्हें देखने का प्रयास करने लगते हैं। तेज हवा वृक्षों को कभी झुका देती है तो कभी डालियों को ऊपर उठा देती है। होता है ना, बहुत सारे लोग, अगर कोई आ रहा है हम देखना चाहते हैं और आगे बहुत सारे लोग हैं तो हम कभी ऐसे करके उचक के देखते हैं, कभी ऐसे करके नीचे करके देखते हैं। तो वही चीज़ का है, पेड़ झुके यानी कि नीचे करके देख रहे, फिर उसके बाद जब वो खड़े हो गए तो जैसे लग रहा हमने उचक के ऐसे करके देख लिया। तो ये चीज़ उन्होंने उसके माध्यम से, कि आगे बहुत भीड़ है हमको नहीं दिखाई देता तो हम इसी तरीके से किसी को देखने की प्रयास करते हैं, तो उसी से उन्होंने यहाँ पर ये बताया है। अब हम आ गए हमारा दूसरा काव्यांश। दूसरा काव्यांश क्या है, देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो अब क्या है, जब बादल आए तो जो गांव के बाहर एक बूढ़ा पीपल का पेड़, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, बूढ़ा बोला गया। अब ये बूढ़ा पीपल जो प्रतीक है वो घर के सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में, घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, तो घर में जो भी मेहमान आए या खासतौर से घर के दामाद आए तो सबसे पहले वो स्वागत करते हैं। तो उसी तरह उन्होंने क्या कहा, बूढ़े पीपल ने आके बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल आगे आता है, यानी कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो आगे आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं क्या, बरस बाद सुधलीनी, अर्थात वो क्या बोलते हैं कि मेघों से, अब मेघ क्या है, साल भर बाद आए हैं। पिछली बार बारिश में आए थे, बारिश का मौसम था तब आए थे, अब साल भर बाद फिर बारिश के मौसम में आए। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने एक बरस बाद हम लोग की सुध ली, यानी कि हम लोग की तरफ आए। तो इसी तरीके से अगर घर का कोई दामाद होता है तो वो भी भाई जल्दी जल्दी तो आता नहीं है, साल में एक ही बार आता है, तो फिर उससे क्या बोल रहे हैं कि भाई आप भी जो है साल भर बाद आए हैं यहाँ घर पे। अब क्या कह रहे हैं, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब क्या है, ये कौन बोल रहा है, बरस बाद सुधलीनी, यानी कि जो पेड़ की लताएं होती हैं, जो छोटी छोटी जो बेलें उगती है ना, वो क्या होता है, कभी खिड़की के किनारे, कभी दरवाजे के किनारे ऐसे करके होती हुई जाती है ना। जैसे ये कोई खिड़की है, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने किवार बोला, यानी कि ये एक दरवाज़ा है, ये ऐसे करके दरवाज़ा है। अब जो बेल उगेगी वो क्या होता है, इसी दरवाजे के ऐसे 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 करके इसी सहारे पे ऐसे उगती है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो अकुलाई लता थी वो किवार की ओट से बोल रही है कि आपने एक बरस बाद हमारी सुध ली है, यानी कि आपने मेरी खबर एक साल बाद ली है। फिर है हर साया ताल लाया पानी परात भर के। अब क्या है, घर के जो दामाद आए ना, इस बात से जो है
ताल यानी कि तालाब जो है वो बहुत खुश है। मेघों को देखकर जो तालाब बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि जो अब उसका पानी कम हो गया था, अब उसमें पानी भर जाएगा ये मेघों के आने से। इस बात से वो बहुत खुश है। तो वो क्या है, वो परात भरकर पानी लेके आया। अब तालाब क्या होता है, तालाब कैसा होता है, ऐसा गोल सा होता है ना, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो। तो उस गोल तालाब को क्या बोला गया, परात की संज्ञा दी गई। परात होता है बड़ा सा थाल होता है। तो पहले जब घर में दामाद आते थे या कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता था, तो उनके पैर धोने के लिए बड़े से परात में पानी भर के लाया जाता था। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर क्या बोले हैं कि जो तालाब था वो बहुत खुश है, तो वो उस दामाद के पैर धोने के लिए परात में पानी भर के लाया, क्योंकि तालाब में ऑलरेडी पानी है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि हर साया यानी खुशी, बहुत ही खुश हुआ जो तालाब है वो अपने तालाब रूपी रूप में पानी, परात रूपी पानी भर के लेकर आया है। मेघ आए बड़े बनठन के सवार के, यानी कि ये जो बादल आए हैं वो बहुत बनठन के और सवर कर आए हैं। अब इस पर देखिए प्रश्न क्या है। बरस बाद सुथलीनी किसने कहा है और क्यों? वो किसने बोला है? जो लता है उसने बोला है। और वो लता कौन है? वो नायिका को बताया गया है, जो मेघ की नायिका है उसको बता रहे हैं। बरस बाद सुधलीनी कथन लता रूपी प्रियतमा ने मेघ रूपी प्रियतम से कहा है। यानी कि जो प्रियतम यानी कि दामाद हैं वो कौन है? मेघ हैं। और जो पत्नी है वो कौन है? वो लता है। अब तुमने हमको साल भर यहाँ छोड़ दिया और साल भर बाद तुम मेरी सुध ले रहे हो, क्योंकि वो बहुत दिन बाद गांव आया था। लता मेघ रूपी प्रेमिका को उल्हाने के स्वर में कहती है कि तुमने साल भर के बाद हमें याद किया है। यानी कि इससे पहले तो तुम आए नहीं और मुझे यहाँ छोड़ के भूल गए। तो वो एक तरीके से शिकायत कर रही है कि तुमने साल भर बाद मेरी सुध ली है। प्रश्न संख्या 2 है, लता को किस रूप में दर्शाया गया है, उसकी व्यथा का क्या कारण है? अब उसे किस रूप में दर्शा रहे हैं और उसकी तकलीफ का कारण क्या है? तो उसमें नायिका के रूप में दर्शाया गया है। अब कोई प्रेमी प्रेमिका अलग रहेंगे और इतने दिन बाद मिलेंगे तो जाहिर सी बात है प्रियतमा जो है वो शिकायत करेगी ही करेगी। तो देखिए क्या प्रस्तुत काव्यांश में लता को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। वह अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रियतम का 1 वर्ष बाद लौटना ही उसकी व्यथा का कारण है। अब किसी का तो उसको तकलीफ थी, भाई 1 साल के लिए तुमने छोड़ दिया, कब आओगे हमसे मिलने के लिए? तो ये उसकी तकलीफ का कारण था जो उसे बयां कर रही है। प्रश्न संख्या 3 है, ताल के आनंदित होने का क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है पानी बरसेगा तो ताल पूरी तरीके से लबालब भर जाएगा। तो इस बात से वो बहुत खुश है। बादलों के आगमन पूरे 1 वर्ष बाद हुआ है। आकाश में बादलों के घिरे देख ताल आनंदित है। वह खुशी से चमक उठे हैं क्योंकि अब बादल वर्षा करके उसके जल से परिपूर्ण कर देगा। यानी कि जो तालाब थोड़ा बहुत जो खाली हुआ है गर्मी, भाई गर्मी में क्या होता है कि जितने भी तालाब, कुएं, नदी, बावड़ियां होती हैं उनका पानी कम हो जाता है, फिर जब बारिश होती है तो वो फिर से भर जाता है। तो उसी तरीके से जब बादल आए हैं तो तालाब को लगता है कि जो मेरा पानी अब कम हो गया था या खत्म होने पे आ गया था, अब बारिश की वजह से वो फिर से पानी से भर जाएगा। अब सेम काव्यांश पर हमारे पास 3 प्रश्न और हैं। क्या दिया गया है, बूढ़े पीपल ने ही सबसे पहले जुहार क्यों की? सबसे पहले उन्होंने ही स्वागत क्यों किया जो है वो दामाद का या मेघ का? क्या प्रस्तुत काव्यांश में बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। ग्रामीण संस्कृति में मेहमान यानी दामाद के आने पर सबसे पहले घर के बुजुर्ग सदस्य ही उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बूढ़े पीपल ने सबसे पहले जुहार की। अब बूढ़े पीपल के जुहार करने का मेन कारण क्या था कि गांव के बाहर ही पीपल के पेड़ हुआ करते हैं और वो बहुत ही, अब चूंकि पीपल का पेड़ ये थोड़ी ना कि नया होता है, पीपल का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है, इसलिए इसको बूढ़ा कहा गया। तो बूढ़े पीपल ने सबसे पहले, जब गांव में आएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? सबसे पहले बाहर है अगर गांव के तो सबसे पहले बूढ़ा पीपल ही मिलेगा। उसी तरह घर में अगर कोई मेहमान आता है या कोई दामाद आते हैं तो सबसे पहले घर के बुजुर्ग स्वागत करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पीपल बहुत पुराना है इसलिए इसको बूढ़ा कहा गया है। और ग्रामीण संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है वो घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सब जो है वो सबका स्वागत करते हैं,
तो इसीलिए जो है बोला गया है कि बूढ़े पीपल ने जो है सबसे पहले मेघों का स्वागत किया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है? हर शाया ताल लाया पानी परात भर के से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? खुश हुआ ताल जो है वो मेहमान का, यानी कि जो मेहमान आए हैं उसके पैर धोने के लिए तालाब जो है पानी भर के लाया है। अब वो खुश क्यों है? क्योंकि बारिश होने वाली है और उसका जो पानी है वो भर जाएगा। सॉरी, बादलों के आने से तालाब पानी से भर गया, उसमें प्रसन्नतावश लहरें उठने लगी। ऐसा लगता है कि ग्रामीण संस्कृति के अनुरूप तालाब बादलों का स्वागत करने हेतु पानी भरी परात लेकर आया है, वह बादलों का स्वागत सत्कार करने के लिए तत्पर दिखाई देता है। तो उसे लगता है कि भाई जो पानी हमारा कम हुआ है भर जाएगा, इसलिए प्रसन्न है। और जो ग्रामीण संस्कृति के अकॉर्डिंग है तो क्या होता है, घर में जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है या कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है तो उसके पैर धुलाए जाते हैं। तो पैर धुलाने के लिए तालाब परात में पानी भर के लाते हैं, तो तालाब को वही परात बताई गई है जिससे उस मेहमान के पैर धुलाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है। क्या? बरस बाद सुधलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की पंक्ति। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो क्या है कि भाई मेघ जो हैं वो साल भर बाद आए हैं और मेघों को यहाँ प्रियतम और यहाँ पर जो लता होती है उसको प्रियतमा बताया गया है। तो अब साल भर बाद प्रियतम जो है वो प्रेमिका से मिलने आए हैं, तो वही वो वहाँ पर शिकायत कर रही है, तुम साल भर बाद जो है मुझसे मिलने के लिए आए हो। अब वो चूंकि घर में सभी लोग मौजूद हैं तो वो एकदम फ्रंट में निकल के नहीं आती, वो क्या है दरवाजे की ओट से होकर वो उनको ये संदेश देती है। उक्त पंक्ति प्यार भरा आत्मीय उल्हाना है। उल्हाना का मतलब शिकायत करना है। नायिका रूपी लता 1 वर्ष बाद लौटे मेघ रूपी मेहमान को शर्माते हुए दरवाजे के पीछे छिपकर स्वागत करती है। वह उनसे कहती है आपने पूरे 1 वर्ष पश्चात हमें याद किया है। अब दरवाजे के पीछे छुप कर ये चीज बोल रही है कि भाई आप आए भी तो कब आए, 1 वर्ष बाद आए हैं। तो इस बात से वो थोड़ा सा गुस्सा थी, इसीलिए जो है वो उनसे ये शिकायत कर रही होती है। अब तीसरा हमारे पास में काव्यांश है। क्या? क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के। अब क्या थी, नायिका शिकायत कर रही थी कि आपने 1 वर्ष बाद हमारी सुध ली है। तो होता है ना भाई, हम थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, जो प्रेमिकाएं होती हैं गुस्सा हो जाती हैं, तो वो झूठ मूठ का गुस्सा होती हैं। तो वही चीज क्या है, क्षितिज अटारी। क्षितिज अटारी, क्षितिज का मतलब आपको पता है होराइजन, जहां पर आपको धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है। तो उसको क्या बताया गया है, छत की मानद बताया गया है। अटारी जो है वो गहराई, यानी कि जो क्षितिज था उस पर खूब काले बादल छा गए हैं। तो वो छत रूपी जो कहते हैं क्षितिज था, वहां पर खूब गहरे गहरे बादल छा गए हैं और वहां पर दामनी दमकी, दामनी अर्थात बिजली कड़की। अब काले काले बादल होते हैं, उसमें बिजली चमकती है तो अलग से हमको दिखाई देता है ना, तो वो बिजली वहां पर दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब वहां पर जो है जो ये था ना, उन्होंने बोला कि 1 साल बाद आए हो, तो वो वहीं पर बोल रहे हैं कि नहीं अब मुझे माफ करो, कम से कम आए तो आप साल भर बाद, तो उस चीज के लिए वो कर रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अशुद्ध है। अब क्या हुआ, मेघ जो आए थे अब वो बरसना शुरू हो गए, और बरसे क्या, खूब तेजी से बरसे। तो अब जो प्रेमी और प्रियतमा का जो मिलन हुआ, उस मिलन से क्या हुआ, उनके मिलन से वो इतना खुश हो गए कि उनके आंसू बहने लगे। अब आंसू बहने से उन्होंने क्या सिमिलर किया कि बादल जो बरसने लगे और खूब तेजी से उनके आंसू बहने लगे। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यानी कि मेघ जो है वो बहुत बनठन के और संवर कर आए हैं। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए क्या है, नायक नायिका का मिलन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। पत्नी रूपी लता के प्यार भरे उल्हाने को सुनकर पति रूपी बादल के सब्र का बांध टूट गया। अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया कि हाँ भाई, ऐसे तो मिलन की आस तो उसको भी थी, ऐसा नहीं कि वो बेचैन नहीं था। अब जब पत्नी ने इतनी ऐसी उल्हाना दी तो उसका जो सब्र का बांध था वो टूट गया। वर्षा रूपी आंसू बहने लगे। इस प्रकार वर्षा के रूप में नायक नायिका का मिलन पूरे 1 वर्ष बाद हुआ।
अब क्योंकि वह वर्षा हुई तो बारिश, दोनों रोए तो उसको कैसे कंपेयर किया गया, बारिश होने से। इस तरीके से दोनों का मिलन हो गया। दूसरा प्रश्न है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, पंक्ति का आशय क्या है। अब ये पंक्ति, यहाँ पर इस पंक्ति के पीछे का भाव क्या है, अर्थ नहीं पूछा जा रहा, भाव क्या है। तो क्या इस पंक्ति का आशय है कि लोगों को भ्रम था कि इस बार बादल नहीं आएंगे, नहीं बरसेंगे, लेकिन बादलों के आने से उनका भ्रम समाप्त हो गया और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तो उनको ये भ्रम था जो नहीं आएंगे, यानी कि 1 साल हो गया अपनी प्रियतमा को छोड़े, नहीं आएंगे, नहीं बरसेंगे, लेकिन इन बादलों के आने और बरसने से लोगों का भ्रम टूट गया और बादल खूब जम के बरसे। तीसरा प्रश्न है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति क्या कह रही है, पंक्ति क्या है, जब बादल बहुत घने काले हो जाते हैं और बिजली चमकती है तो वही क्षितिज अटारी गहराई और दामिनी दमकी क्या है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि क्षितिज रूपी भवन पर अंधकार हो गया, जो क्षितिज रूपी जो भवन था वहां क्या हुआ, अंधकार हो गया, क्योंकि काले बादल आ गए थे, अर्थात आकाश में बादल छा गए। अटारी पर पहुंचे मेहमान की तरह क्षितिज पर बादल आ गए थे। अब घर के जो मेहमान आते हैं उन्हें बहुत अच्छी जगह बैठाई जाती है, तो वो क्या था, वो छत थी जहां उनको बैठाया गया, तथा बिजली चमकने से तन मन खुशी से भर गया। अब वो बादल खुश हुए तो वो चमके, यानी कि बिजली चमकी, और उसको देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए कि आखिर दामाद जी इतना खुश हैं। अब यहाँ पर हमारे काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब हम आ गए संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर। अभी जो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आए हैं हमारे सामने, इसमें हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें कवि परिचय आ सकता है, कवि का पूरा परिचय आ सकता है, उसमें उनकी काव्यगत विशेषताएं आ सकती हैं, पाठ का अर्थ यानी पूरी कविता में अर्थ कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसका आश्रय पूछा जा सकता है, और किसी भी पंक्ति या छंद पर आपका अपना मत पूछा जा सकता है कि आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें। तो पहला प्रश्न है पाठ आधारित प्रश्नोत्तर पर, कविता में जिन जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। अब बहुत सारे रीति रिवाज है भाई, घर में जब दामाद आते हैं उनका स्वागत होता है, उनका पैर धुलाए जाते हैं, तो कई रीति रिवाज हैं जो बताए गए हैं, उनको आप यहाँ पर पॉइंट वाइज देंगे। प्रस्तुत कविता में गांव के रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। जब घर के मेहमान यानी दामाद आता है तो उसका सभी स्वागत करते हैं। तो जैसे हुआ, घर के सभी गांव के खिड़की दरवाजे खुल गए, उनका स्वागत पीपल के पेड़ ने किया, सभी कुछ। बड़े बुजुर्ग लोग उनका पहले आदर से स्वागत करते हैं और घर के ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। तो जैसे घर के बुजुर्ग यानी कि पीपल के पेड़ ने उनका स्वागत किया और उन्हें ऊंचे स्थान यानी घर की अटारी पर बैठाला, यानी कि छत पर ले जाकर उनको बैठाला था। घर की औरतें मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर आती हैं, तो हर शाया ताल लेकर आया पानी, ये चीज था। तो जो ये एक रीति रिवाज है, घर की औरतें जो पानी लेकर आती हैं, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। पत्नी थोड़ा शर्म आती है और सामने ना आकर दरवाजे के पीछे से ही उसका कुशल क्षेम यानी कि उसकी कुशलता जानने की कोशिश करती है और देर से आने के लिए शिकायत भी करती है। तो ये एक है ना कि भाई स्त्रियां वहां पर पर्दा नशी होती हैं, तो वो जो है ना एकदम पूरा सामने नहीं कि हाँ मेरे पति आए एकदम से आके सामने मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो किसी भी ओट में आकर अपने पति से जो है उनकी कुशलता भी पूछती है और शिकायत भी करती है कि भाई इतने दिन बाद तुम क्यों आए हो। तो वो भी यहाँ पर एक रिवाज सिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। अब इस रोचक वर्णन में आपको क्या करना है, पूरी कविता में जैसे वो आ रहे हैं, उनका स्वागत हुआ है, वो सभी आपको यहाँ पूर्ण रूप में अपने शब्दों से बांधना है। तो देखिए कैसे एक एक करके बांधेंगे हम। कवि ने आकाश में बादल के घिरने का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। बादल के आने पर किस प्रकार आंधी चलती है और अंत में वर्षा होती है, कविता ने में इन सब का मानवीयकरण करते हुए वर्णन किया है। तो यहाँ पर चाहे बादलों के आने पर हवा का चलना हो, आंधी आना हो, धूल उड़ना हो, नदी का ठिठकना हो, घर के खिड़की दरवाजे खुलने हों, चाहे यहाँ पर जो है स्वागत करना हो, सारा का ही उन्होंने मानवीकरण अलंकार से बहुत ही अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है।
तो वो यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। कविता में बादल की तुलना घर में आए मेहमान यानी दामाद से की गई है। जो सज धज कर रंग बिरंगे रूप में आता है। भाई दामाद आता है तो कितना बन ठन के आता है ना, ऐसा तो नहीं कि जैसे ये लोअर और टी शर्ट में चला है, भाई पैंट शर्ट बढ़िया से प्रॉपर वे में आता है ना, तो उसी को बोला गया है बहुत सज धज के और बन ठन के आए हैं। उसके आते ही लोग घरों की खिड़कियां और दरवाजे सभी खोल देते हैं। जैसे बादल को देखने के लिए हम लोग खोल देते हैं ना, तो उसी तरीके से दामाद को देखने के लिए भी खोला जाता है। और उत्सुकता से इधर उधर ताक झांक करते हैं, उत्सुकता से देखते हैं कि हाँ भाई कहाँ है दामाद, कहाँ है दामाद, ऐसे देखते हैं ना। तो उसी तरीके से बादल को देखने के लिए हाँ किधर से बादल आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये ताक झांक होता है। फिर ग्रामीण स्त्रियां मेहमान को देखकर घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि पराया पुरुष एक आ रहा है तो उसको क्या है घूंघट कर लेती हैं। तो जैसे क्या है नदी ने घूंघट किया था और थोड़ा एक तरफ से खोल के उसको देख भी रही थी और घूंघट भी किया हुआ था। इसी प्रकार आंधी और बारिश के आने पर स्त्रियां घूंघट संभाले शर्माती लजाती सी ओट लेना शुरू कर देती हैं। तो यानी कि क्या है, नदी जो है कभी उसका घूंघट खुल जाता है, कभी वो आधा ले लेती है। तो यही सारी चीजें जो है हवा के माध्यम से बताई गई हैं। जिस प्रकार मेहमान यानी दामाद का स्वागत सिर झुका कर किया जाता है। भाई घर के इतने सम्माननीय व्यक्ति आए तो सब सिर झुका के करते हैं। तो जैसे पेड़ जो है ठीक है झुकने लगे उच के, फिर वही उसी प्रकार गांव का सबसे बूढ़ा पीपल वृक्ष भी मेहमान रूपी बादल को सिर नवाता है। तो बूढ़ा पीपल क्या कर रहा है, वो भी सबसे पहले उनका स्वागत करता है। घर के बुजुर्ग जैसे मेहमान स्वागत करते हैं तो बूढ़ा पीपल उनका सबसे पहले स्वागत कर रहा है। 1 वर्ष बाद आने पर प्यार भरा उल्हाना देता है। और क्या है, नायिका जो है उनको शिकायत करती है कि भाई तुम 1 साल बाद आए हो। जिस प्रकार स्त्रियां गांव में आए मेहमान का स्वागत परात में पैर धोकर करती हैं, उसी प्रकार गांव के ताल पोखर बादल के पैर पखाकर उनका स्वागत करने को तैयार हैं। तो जिस तरह घर की स्त्रियां जो है मेहमान का पैर धोने के लिए परात में पानी भर के लेके आती हैं, उसी तरह तालाब बहुत खुश है जो अपना पूरा तालाब भर के लेकर आया है बादलों का पैर धोने के लिए। नाच गाकर मेहमान का स्वागत व अगवानी का उल्लेख भी कविता में मिलता है। भाई घर के जब दामाद आता है तो बहुत प्रसन्नता का माहौल होता है। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जो है वो नाचते गाते हुए उनके आगे चलते हैं, उछलते कूदते हुए से। तो उसी तरह नाचती गाती बयार भी उनके आगे चलती है। तो इस तरीके से पूरा जो वातावरण है मेघ का दामाद की तरह स्वागत किया जा रहा है, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मानवीकरण रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न है काव्य सौंदर्य लिखिए। अब हमारे सामने 2 पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को का हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य में आता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या है, सभी कुछ हम देखेंगे, जिसमें हमारा भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही रहेगा। देखिए क्या है, पाहुन जो आए हों गाँव के शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो हमने ये पंक्ति अभी आपको समझाई है ना कि किस तरीके से जो दामाद है वो शहर के जो दामाद हैं वो गाँव में आए हैं, जैसे बनठन के आते हैं उसी तरह ये बादल भी बहुत बनठन के सवर कर आए हैं। तो अब इसका भाव सौंदर्य यानी कि ये जो पंक्तियां हैं इसके पीछे का क्या भाव है ये आपको बताना है, मतलब आश्रय क्या है ये आप बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में बादलों के सौंदर्य का अत्यंत मनोरम ढंग से व्यक्त किया गया है। बादल के लिए सजे सवरे शहरी मेहमान की उपमान बहुत सुंदर कल्पना है। बादल बहुत बनठन कर गांव में आए हैं, जिस प्रकार शहर का मेहमान बहुत बनठन कर गांव में आता है। तो गांव बादल इतने काले काले इतने सुंदर होकर आए हैं कि इसलिए उनको बोला गया कि वो बनठन के आए, जैसे दामाद भी बहुत सज धर कर आते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, यानी कि इसके अंदर कौन सा रस है, अलंकार है, ये सभी चीजें आप बताओगे, कौन सी भाषा है, सब। तो प्रस्तुत काव्यांश में मेघों का मानवीयकरण किया गया। मेघों का मानवीयकरण कैसे किया गया, मेघों को दामाद बताया गया, इसलिए इनका मानवीयकरण होता है। बड़े बनठन के में बा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, बड़े और बन, ये 2 जो हैं वर्ण 2 बार आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है। बादल ज्यों आए हूं, अब ज्यों आने के कारण यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ये हमने उत्प्रेक्षा अलंकार भी बता दिया। फिर आते हैं भाषा सहज प्रभावी तथा ग्रामीण लोक जीवन की महक लिए हुए है। तो बादल क्या, भाषा जो है वो बहुत ही सरल है, सहज है, और ग्रामीण जो भाषा होती है उसी तरीके से, जैसे पाहुन शब्द है
ये ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। फिर है शहर के और संवर के में तुकांत का सुंदर प्रयोग है। तो तुक मिल रहा है यहाँ पर, ये भी हमको प्रस्तुति देखने को मिलती है। तो ये पूरा शिल्प सौंदर्य यहाँ पर हमने आपको बता दिया। प्रश्न संख्या 4 है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। अब क्या है, बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, क्योंकि वो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है, इसलिए बड़ा बुजुर्ग कहा है। तो देखिए, ग्रामीण वासी पीपल के पेड़ को शुभ मानते हैं। प्रत्येक गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ अवश्य होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो पीपल का पेड़ होता है वो पूजनीय होता है, उसकी पूजा की जाती है। अपनी ऊंचाई और शाखाओं के विस्तार से वह गांव पर नजर रखता है। अब उसकी शाखाएं बड़ा है, बुजुर्ग है, तो जितना बड़ा होता जाएगा पेड़ उतना ऊंचाई में भी नहीं बढ़ेगा, फैलेगा भी। तो वो क्या है, वो सभी का ख्याल भी, जैसे घर के बुजुर्ग वो सभी के ऊपर ख्याल रखते हैं, उसी तरह वो भी सबका ख्याल रखता है तथा सबको अपने स्नेह का आश्रय प्रदान करता है। पीपल के पेड़ की आयु अन्य पेड़ों के से अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि कुछ पेड़ जो है ना कुछ टाइम के लिए उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन पीपल बहुत टाइम तक जीवित रहता है। गांव के लोग पीपल की छाया में बैठकर शांति का अनुभव करते हैं, इसी तरह सब कारणों से उसे बुजुर्ग कहा गया है। तो ये सारे ही कारण हैं जिससे उसको बुजुर्ग की संज्ञा दी जा रही है। प्रश्न संख्या 5 है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। पाहुन मतलब दामाद। हमारे यहाँ अतिथि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। पुराने समय में घर के जो दामाद आते थे उनको बहुत इज्जत सम्मान दिया जाता था, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता था। मगर आज का समय आप देखेंगे तो उसे नॉर्मली तरीके से घर का लड़का है ऐसा लेकर किया जाता है। तो अब ये सारा परिवर्तन क्यों आया है, आपको ये बताना है। देखिए, क्या आजकल अतिथियों का स्वागत अब उस ढंग से नहीं किया जाता जिस तरह पहले किया जाता था। मेहमान का स्वागत अब गांवों में भी घर की चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गया। पहले पूरा गांव करता था, अब सिर्फ घर वाले ही करते हैं। अधिक जान पहचान वाले घरों के लोग अतिथि यानी मेहमान का हालचाल पूछने आते हैं। अगर आपके बहुत कोई क्लोज रिलेटिव है तो वो आपका हालचाल पूछने दामाद का चले आएंगे, नहीं तो अब लोगों को आस पड़ोस में कोई मतलब नहीं है। मगर अब पहले वाली आत्मीयता नहीं रही है। इसका कारण समय का अत्यधिक अभाव और सामाजिक जीवन का हास है। व्यक्ति अब अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो गया है। अब लोगों के पास क्या है, इतना समय नहीं है कि वो आस पड़ोस और अपने परिवार के लोगों की तरफ इतना समय एक्सपेंड कर सके, उनके पास समय ही नहीं रहता। और ऐसे भी लोग अब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, यानी अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरों के बारे में इतना सोचना आप वो पसंद नहीं करते, क्योंकि हम दूसरों को सोचने के लिए उतना समय चाहिए, उतना समय नहीं है। सामाजिक यानी कि हमारी सोशल लाइफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, तो वही उन्होंने बनाया सामाजिक जीवन जो है वो अब काफ़ी तक हाश पे आ गया, यानी कि हम बहुत ही कम सोशल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो पहले की तरह दामाद का स्वागत अब नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, बयार चलने पर क्या हुआ, मेघ आए कविता के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बयार जो है, जो मेघ के आने पर जो पहले हवा चलती है उसको बयार बोला जाता है। बयार क्या है, उन मेघों के आने की सूचना भी दे रही है और स्वागत भी कर रही है, दोनों ही काम कर रही है। तो सभी लोगों को वो बता रही है कि मेघ आ गए हैं। बयार मेघों के आने पर आती है, यानी कि जब मेघ आते हैं तब वो हवा चलती है, जिसके स्वागत के लिए लोग घरों के खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। बयार के चलने से मौसम बदलने लगता है, जिससे गर्मी कम हो जाती है तथा लोग खुशी से झूमने लगते हैं। धूल उड़ने लगती है तथा महिलाएं तेजी से घरों की ओर दौड़ने लगती हैं। तो अब क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो लोगों को सूचना दे रही है कि हाँ बादल आ रहे हैं। अब जो बयार होती है उससे जो वातावरण में जो गर्मी थी वो थोड़ी कम हो जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं। अब ये बयार तेज होती है तो क्या हो जाता है कि जो है धूल उड़ने लगती है। तो वही स्त्रियां बताए ना, जब जैसी हवा तेज की बादल आ रहे हैं तो स्त्रियां घरों की तरफ भागती हैं कि जल्दी जल्दी जो सामान है उसे उठा ले, नहीं तो सब घर में सब सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, उनकी होता है ना, औरतें इसलिए भागती हैं। तो वह जो धूल उड़ रही है तो वही बताया गया है कि स्त्रियां घाघरा उठाकर भाग रही हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मेघ आए कविता में बादल की तुलना किससे की गई है और क्यों, बताइए। अब किससे करी जा रही है और क्यों करी जा रही है। तो मेघ आए कविता में बादल की तुलना किससे की गई है, वो पाहुन यानी कि मेहमान या दामाद से की गई है।
यहाँ बादल की तुलना पाहुन यानी मेहमान से की गई है। पाहुन से तात्पर्य मेहमान से है, जो गांव में शहर के से सज धज कर आया है। लोक भाषा में मेहमान को पाहुन भी कहते हैं। जैसे कोई पाहुन सज धज कर गांव में आता है तथा वहाँ सभी उसका स्वागत करते हैं, ऐसे ही मेघों को पाहुन समान माना गया है तथा वर्षा के लिए सभी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे ना, तो घर के दामाद का स्वागत लोग बहुत इंतज़ार करते हैं कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, उनका फिर जब आते हैं तो स्वागत किया जाता है। तो इसीलिए बादलों को क्या बोला गया है? मेहमान यानी कि पाहुन यानी कि दामाद, जिनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। अब चूंकि बादलों का लोग बहुत अच्छे से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उसी तरह घर के दामाद का भी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मेघ आए कविता में वृक्ष क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। अब वृक्ष क्या कर रहे हैं? वो कभी झुक रहे हैं, कभी झुककर देखने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उचक के देखने की कोशिश कर, क्योंकि हवा चलने से वो झुकते भी हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। मेघ आए कविता में वृक्ष झूम झूम कर मेघों का अभिनंदन कर रहे हैं। पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए मानो वे गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लगे हों। ऐसा लगता है जैसे झुक झुक कर बादलों का अभिनंदन कर रहे हैं या बादलों को नमस्कार कर रहे हैं। तो उन्हें देखने का भी प्रयास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और उनको झुक के उनका स्वागत भी कर रहे हैं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, क्या है? मेघ आए कविता में आंधी किसका प्रतीक है और वह किस तरह दौड़ने लगी है? क्या ऐसा है? मेघ आए कविता में किशोर, जो युवतियां स्त्रियां होती हैं, उनकी तुलना की गई है, क्योंकि जिस तरह आंधी धूल उठती है गोल गोल, तो जैसे लगता है कि वो लग रहा है स्त्रियां जो हैं वो घाघरा उठाकर भाग रही हैं। तो क्या है? मेघ आए कविता में आंधी गांव की किशोर कन्या का प्रतीक है, जो बादल रूपी पाहुन यानी मेहमान के आने की सूचना देने के लिए अपना घाघरा उठाकर तेजी से दौड़ने लगी हैं। यहाँ आंधी का मानवीयकरण किया गया है। आंधी का मानवीयकरण किससे किया गया है? स्त्रियों से कंपेयर, जो किशोर स्त्रियां हैं उनसे उनको कंपेयर किया गया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? नदी के ठिठकने का क्या कारण था? वह मेघ आए कविता में किसका प्रतीक बनकर वर्णित हुई है? तो मेघ क्यों नदी क्यों ठिठक रही है? भाई हवा के चलने से नदी में क्या होता है? लहरें उठती हैं, पानी थोड़ा सा पीछे हटता है, कभी आप देखेंगे ना उसके ऊपर, तो पानी पैसे पीछे उठता है, उसमें लहरें भी उठती हैं, बहुत कुछ होता है ना, इसीलिए वो ठिठक रही है। तो देखिए क्या है, नदी के ठिठकने का कारण मेघ थे, अर्थात वह मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए ठिठक गई थी। तो पीछे हट रही थी तो उसका मतलब क्या है? वो ठिठक रही थी। मेघ आए कविता में वह गांव की बहू के प्रतीक के रूप में वर्णित हुई है। गांव की जो बहुएं होती हैं वो हमेशा पर्दे में रहती हैं, तो उसके रूप में इनको वर्णित किया गया है। जिस प्रकार गांव की बहू मेहमान के आने पर उसे तिरछी नजर से देखती है, उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर नदी तिरछी नजर से उसे देखती है, अर्थात उसकी जलधारा कुछ देर रुकने के पश्चात उछलकर फिर से बहने लगती है। अब जो बहू होती है वो पूरे रूप से सामने नहीं आके उनको नहीं देख सकती, तो वो तिरछी निगाह से हल्का सा घूंघट तिरछा करके और तब उसको देखती है। तो उसी तरीके से नदी में क्या होता है? नदी पहले देखेगी, फिर उसके बाद लहरें आएंगी, फिर उसके बाद वो ठिठकेगी, तो वो देखना, इसे घूंघट का सरकना उठना वो करती रहती है। तो इसी से उसकी जो है तुलना घर की जो बहू होती है उससे की गई है। प्रश्न संख्या 11 है, लता बादलों के आने पर क्यों शर्माती है? मेघ आए कविता के आधार पर बताइए। तो लता कौन है? लता जो है वो प्रियतमा है, मेघ प्रियतम है, और जो लता है वो कौन है? प्रियतमा है। अब जब प्रेमी आएगा तो प्रेमिका क्या होगी? थोड़ा सा लजाएगी, शर्म आएगी, है ना, कि भाई एकदम से हम अपने प्रेमी के सामने नहीं आ सकते हैं, तो वो दरवाजे की ओट में वो छिप कर जो है उनके आने का जहाँ स्वागत कर रही है, उनकी कुशलता पूछ रही है, तो वहीं वो शिकायत भी कर रही है कि तुम इतने दिन बाद क्यों आए हो, क्या कारण है? तो देखिए क्या है, लता बादल रूपी मेहमान को अपना प्रियतम मानती है, उसे वह दरवाजे की ओट से हरी भरी हो लजाती सी देखती है। अब लता क्या है? वो दरवाजे से ही ऊपर नीचे चिपक के चलती है, तो यहाँ पर उसको बताया कि वो दरवाजे की ओट से देख रही है, क्योंकि वह बड़े बूढ़ों के होते हुए मेघ रूपी पति के सामने जाने से शर्म महसूस कर रही है। अब घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अब ये तो नहीं कि पति आए तो एकदम निकल के उनके सामने आकर बैठ गए, हाँ भाई तुम कैसे हो, क्यों इतने दिन बाद आए, तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे शर्म आ रही है बड़े बुजुर्गों के सामने, इसलिए वो दरवाजे के पीछे छुपकर
सारी कुचलें पूछ रही है। वह मेघों के वर्ष भर बाद आने के कारण शर्माती ही एवं शिकायत करती सी प्रतीत हो रही है। 1 साल आने से वो शर्मा भी रही है और शिकायत भी कर रही है कि भाई तुम 1 साल बाद क्यों आए हो, इतने दिन बाद तुमने मेरी सुध क्यों ली। तो ये सारे कारण है कि नदी जो है वो शर्मा भी रही है और शिकायत भी कर रही है। प्रश्न संख्या 12 है, कविता में वर्णित बरस बाद सुधलीनी कहने वाली नायिका के भावों को समझाइए। अब नायिका की जो फीलिंग्स हैं वो बतानी है। अब उसने क्या बोला, बरस बाद सुधलीनी, यानी कि तुमने 1 बरस बाद जो है यहाँ पर आए हो और तुम्हें मेरी याद आई है। तो ये जहाँ एक तरफ वो शर्मा रही है पति के आने से, वहीं दूसरी तरफ जो है वो शिकायत भी कर रही है कि 1 साल तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तो क्या दिया है, प्रस्तुत कविता में लता का नायिका यानी प्रिया के रूप में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार लता गर्मी के ताप से जाती है, यानी बहुत तेज जलती रहती है, उसी प्रकार नायिका भी विरह से मुरझाकर व्याकुल हो गई है। अब कोई भी प्रेमिका होगी, वो अपने प्रियतम के ना मिलने से जो है उसे विरह वेदना होगी, तो वो थोड़ा सा मुरझा जाएगी। उसी प्रकार लता क्या है, गर्मी से मुरझा चुकी है। वह दरवाजे के पीछे छिपकर बादल रूपी प्रियतम को 1 वर्ष बाद आने की उल्हाना देते हुए कहती है कि आपको बहुत दिनों बाद हमारी याद आई, कि मतलब मैं विरह में इतने दिनों से तड़प रही थी तो आपको अब मेरी याद आई है। तो वही चीज की वो शिकायत कर रही है। प्रश्न संख्या 13 है, मेघ आए कविता में गांवों की स्त्रियों के कौन से रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं, बयार है, धूल है, नदी है, लता है, कई रूप दिखाए गए हैं ना, तो सभी को हम यहाँ पर बताएंगे। मेघ आए कविता में बयार, धूल, नदी, लता आदि के माध्यम से गांव की स्त्रियों के विभिन्न रूप सामने आए हैं। बयार और धूल गांव की किशोरियों के प्रतीक हैं। गांव की जो युवतियां होती हैं उनका प्रतीक बताया गया है किसको, बयार को। जैसे घर में जिया जी आते हैं, जिया जी आ रहे, जिया जी आ रहे, तो घर में जितनी भी सालियां होती हैं उनके आगे पीछे रहती हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, उनकी खिंचाई करने के लिए। उसी तरह बयार उनके आगे पीछे चल रही है। और जब धूल उड़ रही है वो क्या है, वो भी युवती है, कि जैसे पानी जैसे धूल उड़ने शुरू होती है तो वो घर की तरफ भागती हैं, तो वो धूल भी क्या है, उन किशोरियों का रूप है जो स्वभाव से चंचल होती हैं। कौन, जो किशोरियां स्वभाव से चंचल होती हैं। नदी के माध्यम से गांव की बहू का वर्णन किया गया है। अब नदी जैसे शर्माती है, सामने नहीं आती, तिरछी निगाह से देखती है, घूंघट ओढ़े रहती है, तो वो नदी और बहू को सिमिलर किया गया है, जो जिज्ञासु होती है परंतु उसे गांव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता है। लता विवाहित लड़की का प्रतीक है, जो पति को देखकर शर्मा जाती है और घर के अन्य सदस्यों से छिपकर उनसे संवाद करती है। भाई उसका पति आया है तो सबके सामने तो वो बात नहीं करेगी, तो वो चुपचाप छिपा के उनसे बात करती है। प्रश्न संख्या 14 है, मेघ आए कविता में वर्णित ताल पानी की परात भर कर लाया का भाव बताइए। अब ताल जो है वो पानी भर कर, भाई तालाब में तो पानी हमेशा ही होता है, मगर वो क्या है, अब जो बादल आते, जब क्या कहते हैं घर में मेहमान आते तो घर की स्त्रियां परात लाती हैं पैर धोने के लिए, तो अब वो गोल होता है, तो उसी से सिमिलर किया गया तालाब को, क्योंकि तालाब भी पानी से भरा हुआ है। अब वो हर्षाया क्यों है, खुश क्यों है, क्योंकि भाई अब बादल आया, जो उसका पानी कम हो गया था अब वो उसमें पानी फिर से भर जाएगा। कवि ने गांव के तालाब को रूपाकार की तुलना परात से की है, यानी कि उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, परात से कर रहे हैं, जो मेघ ना बरसने की स्थिति में खाली पड़ा था। मेघ के आते ही उसमें पानी भर गया और वह बड़ा हर्षित हो गया। ऐसे लगा मानो मेहमान के स्वागत में जैसे कोई उसके पांव धोने के लिए जल भरकर लाया हो। गांव में मेहमानों के पांव धोने का रिवाज है। गांव में अभी भी अगर आप देखेंगे तो गांव में जो मेहमान आते हैं उनके पैर धोने का रिवाज है, तो वो पैर धोने के लिए परात में पानी भर के लाया जाता है, तो इसीलिए परात और तालाब को जो है तुलना की गई है। अब तालाब खुश क्यों था, मैंने बताया ना कि पानी जो उसका जल कम हो गया था, अब वो खुश है कि उसका पानी भर जाएगा, इसको लेकर। प्रश्न संख्या 15 है, क्या कविता में वर्णित लता और ताल दोनों के प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। अब दोनों के प्रतीक, लता कौन है, लता प्रियतमा है, उसका प्रतीक है। ताल कौन है, ताल जो है वो परात का प्रतीक है।
कविता में वर्णित लता उस तरुणी प्रिया का प्रतीक है जो अपने प्रियतम मेघ को पूरे 1 वर्ष बाद आने की उल्हाना देती है। पूरे 1 वर्ष बाद वो आए हैं, इस बात की वो उल्हाना दे रही है। उल्हाना मतलब शिकायत कर रही है कि तुम 1 वर्ष बाद आए हो, तुम्हें अब मेरी याद आई है। वही ताल गांव के उस व्यक्ति का प्रतीक है जो मेघों के पैर धोकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए परात में पानी भरकर लाता है। तो ताल कौन है? वो व्यक्ति जो परात है, मतलब परात से उसको सिमिलर किया गया, जो व्यक्ति परात लेकर आता है पैर धोने के लिए। तो इस तरीके से ये दोनों ही प्रतीक इसके माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो कविता थी मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ी, समझी। कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, सभी हमने समझे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये नहीं है कि बस इतने ही बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। आपको हर एक प्रतीकों को बहुत अच्छे से याद करना होगा, हर एक प्रतीकों के क्या भाव हैं, क्या है, सभी चीज़, क्योंकि सभी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने रखे हैं तो कविता के हिसाब से और भी, लेकिन यहाँ पर बस कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस को समझिए और आंसर्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखिए। जब आप ये करना सीख जाओगे तो हर एक क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। तो अभी चैप्टर और बाकी हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।